Hello aspirants, welcome to NurtureNet, one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. Another video is here और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकेंड का सेकेंड टॉपिक का पार्ट सेकेंड. ओके, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि सेकेंड टॉपिक जो है हमारा काफ़ी वास्ट है. इसमें हम सारे न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा डिटेल्ड में समझेंगे. तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरीके से रोल अपना निभाता है, ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में. प्रोटीन्स थोड़ा सा वास्ट है बिकॉज ऑब्वियस कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन क्या होता है. प्रोटीन बेसिक मटेरियल है एवरी लिविंग सेल का. जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटीन जो होता है उससे हमारे सारे सेल्स मिलकर के बने हुए हैं. Right, each and every cell is made up of protein only. It is the only nutrient that can make new cells and rebuild tissues. एक अकेला ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे न्यू सेल्स को बना सकता है और टिश्यूज़ को रीबिल्ड कर सकता है. ठीक है, therefore an adequate amount of protein in the diet is essential for normal growth and development and the maintenance of health. नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और हेल्थ मेंटेन करने के लिए प्रोटीन डाइट में एडिक्वेट लेना बहुत ज़रूरी है. तो वन ऑफ दी, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स की बात करी जाए तो प्रोटीन एक तरीके से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कहा जा सकता है. ओके, बिकॉज पूरी बॉडी इससे बनी हुई है. प्रोटीन नहीं लेंगे बॉडी कैसे बनेगी. ठीक है, जो ग्रोइंग एज के छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनकी ग्रोथ हो रही होती है, धीरे धीरे करके उनके ऑर्गन्स बनते हैं, धीरे धीरे करके टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते हैं. तो दैट इज़ ड्यू टू प्रोटीन ओनली. राइट, अब इसके थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं. प्रोटीन लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अब जो लास्ट वीडियो था हमारा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसी से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट नाम दिया गया है. ठीक है, अगर आप लास्ट वीडियो का रेफरेंस लेना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आई बटन दिया गया है, आप इसमें जा कर के आपको लास्ट वीडियो की लिंक मिल जाएगी. ओके, तो जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, वैसे ही प्रोटीन भी है. बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन भी जुड़ जाता है. ठीक है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है काफ़ी प्रोटीन का. ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसका कंबस्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टिंग्विशेस प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से अलग बनाता है प्रोटीन को नाइट्रोजन, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन, एलिमेंट्स सच एज सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर एंड आयरन आर ऑल्सो फाउंड इन सम प्रोटीन्स. कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जो दूसरे कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सल्फर, फॉस्फोरस, कॉपर, आयरन के साथ में. इसीलिए भी प्रोटीन एक अलग न्यूट्रिएंट कहा गया है. ओके, दे आर कंपोज ऑफ वन और मोर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड. तो अमाइनो एसिड्स एक्चुअली में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है. एक तरीके से ऐसा समझिए कि अमाइनो एसिड जो है वो ईंट है और ईंट से मिलाकर हम क्या बनाते हैं, घर, है ना. तो घर क्या है, यहाँ पर प्रोटीन है. तो जैसे जैसे अमाइनो एसिड मिलते जाते हैं वैसे वैसे प्रोटीन बनता जाता है और काफ़ी बड़ी बड़ी बहुत लंबी चेन्स बनती हैं प्रोटीन की, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है. ठीक है, प्रोटीन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल लिविंग सेल्स एंड इंक्लूड मेनी सब्सटेंसेज सच एज एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म के काम करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज़, इनकी ज़रूरत पड़ती है. ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. आपने अगर फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब कुछ आता है. ठीक है, तो यही सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज़, ये सब प्रॉपर फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर, तब जाकर के हमारी बॉडी काम कर पाती है. ठीक है, इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है. एंजाइम्स का फंक्शन होता है कि वो किसी भी
प्रॉपर जो प्रोसीजर चल रहा है आपका बॉडी में। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कार्बोहाइड्रेट जो है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ये एंजाइम जो है इस एक्शन को थोड़ा वो कर देते हैं, उसको एक बूस्ट दे देते हैं, ठीक है। जो धीरे धीरे चीज़ हो रही होती है उसका स्पीड बढ़ा देते हैं। आपने सुना होगा एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स वो होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट अब खुद चेंज नहीं होते हैं, वो खुद एज इट इज़ रहते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हॉर्मोन्स भी एंजाइम लाइक ही सब्सटेंसेस या बोला जा सकता है। हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी में वो अलग अलग सिग्नल देने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाया, अगर आपके बॉडी से कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि आपकी उंगली जो है उसमें कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, तो अब सिग्नल कौन पहुंचाएगा ब्रेन तक? तो हार्मोन पहुंचाएगा कि यहाँ पर कट लग चुका है, तो अब सिग्नल ब्रेन तक पहुंचेगा। फिर ब्रेन वापस से सिग्नल पहुंचाएगा हार्मोन के थ्रू कि यहाँ पर अब वो क्या कहते हैं, विटामिन के जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है तो जो खून का थक्का होता है वो जमना होता है। तो ऐसे करके ये जो फटाफट वाला जो काम होता है, जो आपकी बॉडी में तुरंत जो सिग्नल्स पहुंचते हैं, एंटीबॉडीज़ जो कि अगर फॉरेन कुछ पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर घुस गया तो उससे लड़ने का काम करती है। तो ये सारे कुछ जो होते हैं ना, ये प्रोटीन ही होता है, क्योंकि एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज़ ये सब प्रोटीन फैट को मिला करके ही बनाया जा सकता है, ठीक है। अब दे आर एसेंशियल इन द डाइट ऑफ एनिमल्स फॉर द ग्रोथ, ठीक है। एनिमल्स मतलब हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑल्सो मैमल्स हैं हम, ठीक है। तो ग्रोथ, रिपेयर, टिश्यू रिपेयर और फूड जो होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर करके मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हो गया और दालें हो गई, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो फूड आइटम्स होते हैं हमारी डाइट में होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपर हमारी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर। टिश्यू रिपेयर का मतलब है वही चीज़ है कि अगर आपको चोट लग चुकी है तो वापस से वो ठीक जो होता है, हीलिंग प्रोसेस जो होती है, दैट इज़ ड्यू टू प्रोटीन ओनली, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है प्रोटीन का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो ऐसा दिखता है। आपने ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बायोकेमिस्ट्री में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड है, देखो COOH है ना, COOH है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड है। और फिर एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, NH2, ये रहा NH2, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ऐड है, ये N है, ये 2H है, NH2। और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये R जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, H मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में प्रोटीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे मिलके बहुत सारे चेन बनती है लंबी लंबी, और ये आगे जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा ऐसे करके, ठीक है। प्रोटीन कंप्राइजेस हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड विच आर अटैच्ड इन लॉन्ग चेन्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जुड़ता जाता है, ये इतना इतना जुड़ता जाएगा आगे और चेन बनती जाएगी। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कैन बी कंबाइंड टू मेक अ प्रोटीन। 20 तरीके के अलग अलग अमाइनो एसिड जो होते हैं वो जोड़ कर प्रोटीन बनाया जा सकता है। 9 आर एसेंशियल और 11 आर नॉन एसेंशियल, जिसमें से 9 एसेंशियल होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड डिटरमाइंस ईच प्रोटीन्स यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, ठीक है, वो बताता है कि प्रोटीन जो है वो कितना यूनिक है, उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये R जो है यहाँ ना जुड़ करके ये यहाँ आ गया, H जो है नीचे आ गया, तो ये कोई दूसरा टाइप का अमाइनो एसिड बन जाएगा और इसकी चेन बनेगी तो दूसरे टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। बट इसका जो फंक्शन होगा, ठीक है, जो दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का उसका फंक्शन अलग होगा। इस तरीके से सारे प्रोटीन एक जैसा काम नहीं करते, अलग अलग काम करते हैं। बॉन्ड विच यूनाइट्स द 2 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 अमाइनो एसिड को जोड़ने वाला बॉन्ड जो होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। गॉट इट? अब हम समझते हैं कि अमाइनो एसिड क्या है, ठीक है। टर्म अमाइनो एसिड इज शॉर्ट फॉर अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब इसका पूरा नाम जो है अल्फा अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। शॉर्ट फॉर्म में इसको अमाइनो एसिड कहा जाता है। अमाइनो एसिड प्ले सेंट्रल रोल्स बोथ एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड एज इंटरमीडिएट्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये भी है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है। अगर अमाइनो एसिड ईंट की तरह है तो प्रोटीन एक पूरा बिल्डिंग है, ठीक है, पूरा घर है, ओके, पूरा स्ट्रक्चर है। और
एज इंटरमीडिएट्स इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए भी अमाइनो एसिड काम करते हैं। मतलब आपका पूरा जो पाचन तंत्र, मेटाबॉलिज्म यानी कि व्हाट इट इज़, मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं चयापचय, तोड़ना और जोड़ना, न्यूट्रिएंट्स को तोड़ना, न्यूट्रिएंट्स को जोड़ करके नई चीज़ें बनाना। ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। टूटता है जो उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जुड़ता है तो ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। नया ग्लूकोज मिलता है, जैसे हमने लास्ट उसमें लेक्चर में देखा था कि अगर ग्लूकोज जो है, नया ग्लूकोज बन रहा है, ख़त्म हो चुका है आपका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पूरा आपकी बॉडी से और प्रोटीन से मिल रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या काम है, ये जोड़ना तोड़ना कि भाई आपकी बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो जाए, तो ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो आपकी बॉडी खुद कर लेती है, वो आपको बताना नहीं पड़ता बॉडी को कि चलो ठीक है अभी ख़त्म हो गया है तो अभी चलो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपके ब्रेन जो है वो प्रॉपर सिग्नल दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब अपने आप कैसे हो रहा है, कितनी अमेजिंग बनाई है ना भगवान ने ह्यूमन बॉडी। देखो ये सब इतना कुछ अपने आप होता है, कोई कुछ ऐसी चीज़ें आप बीमार पड़ते हो अपने आप ठीक भी हो जाते हो, इस तरीके से। तो ये सब काम अपना अपना कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाइनो एसिड भी क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट्स की तरह काम कर रहा है मेटाबॉलिज्म में। तो 20 अमाइनो एसिड दैट आर फाउंड विद इन प्रोटीन्स कैन बी अ वास्ट एरे ऑफ केमिकल वर्सेटैलिटी। 20 अमाइनो एसिड्स अलग अलग प्रोटीन्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनका बहुत वास्ट, मतलब कि बहुत बड़ा एरे ऑफ केमिकल वर्सेटैलिटी है। मतलब वो इतने अच्छे से आपकी बॉडी में काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इतने सारे फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, इनकी वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के अमाइनो एसिड बताए गए, मतलब अमाइनो एसिड का भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है। अभी हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, हम अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। कई बार हम ये गड़बड़ कर जाते हैं। प्रोटीन्स क्या है, अलग है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, अमाइनो एसिड है। ईट क्या है, अमाइनो एसिड है। स्ट्रक्चर है, घर बिल्डिंग क्या है, वो प्रोटीन है, उसका क्लासिफिकेशन अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी ईट का क्लासिफिकेशन पढ़ लें। दो तरीके की ईट होती है। ठीक है, मान लो एक सफ़ेद ईट होती है, एक लाल ईट होती है, ऐसा इससे घर बनता है। तो वैसे ही अमाइनो एसिड दो होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती। अब आपने कहा कि अमाइनो एसिड तो प्रोटीन तो हमें खाने से लेना होता है, एसेंशियल कैसे हो गए, बॉडी कैसे नहीं बना, ऑब्वियस सी बात है बॉडी नहीं बना सकते, बाहर से लेना पड़ेगा। तो अब एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती, मतलब कि ये आपको डाइट से लेना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन adult require 8 essential amino acid while growing children require 10 essential amino acid. Amino acids are indispensable to life. ठीक है, तो ये जो है ये आपको डाइट में ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एक तरीके का एक चीज़ में मिलता है तो आपको वो इंक्लूड करना पड़ेगा डाइट में। एक चावल में मिलता है, एक दाल में मिलता है, एक सोयाबीन में मिलता है, इस तरीके से। तो ये सारा आपको डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये आपकी बॉडी नहीं बना रही है, ये आपको लेना पड़ रहा है। ठीक है, नॉन एसेंशियल क्या है, जो आपकी बॉडी बना ले रही है। अब यही एसेंशियल अमाइनो एसिड को जो आप खा रहे हो, इनको जोड़ तोड़ करके बॉडी क्या करती है, नॉन एसेंशियल बना लेती है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, बाहर से कहीं ना कहीं से तो आएगा, तभी तो बॉडी बना पाएगी। तो नॉन एसेंशियल एसिड्स डू नॉट मीन दैट दीज अमाइनो एसिड्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ऐसा नहीं होता कि नॉन एसेंशियल है तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिक्वायरमेंट होती है, बट बॉडी खुद बना सकती है। डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, मतलब खाने से लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपकी बॉडी बना सकती है। अब दे आर लैकिंग इन डाइट, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी फ्रॉम अदर अमाइनो एसिड। जैसे मैंने बताया कि एसेंशियल को ही जोड़ तोड़ करके वापस से आपकी बॉडी बना सकती है। ठीक है, बट एसेंशियल नहीं बना सकती बॉडी नॉन एसेंशियल से, तो ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं अमाइनो एसिड्स जो हमको ज़रूरत है और जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है, बट अगर डाइट में चली भी जाती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब कि 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड हमने देखे थे, इंपॉर्टेंट है, और बच्चे हैं अगर तो 10 हैं। ठीक है, तो इनके नाम आप याद कर सकते हैं, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलिन, थेरोनाइन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। हिस्टिडीन आर्जिनिन मोस्टली चिल्ड्रन, मतलब ग्रोइंग एज जो होती है बच्चों की, उस टाइम पर इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चों के लिए एसेंशियल है। ठीक है, तो अब इनका आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं जाकर के अलग अलग कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा इसके सोर्सेज हैं। आइसोल्यूसिन का सोर्स क्या है, ल्यूसिन का सोर्स क्या है, लाइसिन का क्या है, मिथोनिन का क्या है। ठीक है, मिथोनिन इज प्रेजेंट इन
राइस एंड लाइसिन इज प्रेजेंट इन दाल, तो दाल राइस अगर आप साथ में खाते हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट एसेंशियल प्रोटीन, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि इनसे एसेंशियल से हमारी बॉडी खुद बना सकती है, एलेनाइन, एस्परजाइन, aspartic acid, cysteine, glutamine, glycine, hydrolysine, hydroxyproline, proline, serine एंड टाइरोसिन, ठीक है। 11 हो गए, ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर नाम डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कंफ्यूज मत होना, अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन अलग होता है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन अलग होता है, ठीक है। अब प्रोटीन किस किस टाइप के होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रोटीन दो तरीके से डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मतलब एक है कि कैसा स्ट्रक्चर है, एक है कि कहाँ से आया है प्रोटीन, ठीक है। उसका प्रोटीन का सोर्स क्या है, मतलब वहीं से, ठीक है। तो सोर्सेस में या ओरिजिन में दो तरीके से हमें प्रोटीन मिलते हैं, एक एनिमल प्रोटीन मिलता है, एक प्लांट प्रोटीन मिलता है, ठीक है। एनिमल प्रोटीन फाइबरस होता है और ग्लोबुलर होता है। फाइबरस यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, कोलेजन, जो एनिमल से मिलता है, ठीक है। और ग्लोबुलर यानी कि गोल गोल स्ट्रक्चर, अल्बुमिन, ये भी एनिमल से मिलता है। कोलेजन जो है ज़्यादातर जो हमारी स्किन होती है, मतलब मीट आपने खाया है या फिश आपने खाया है, चिकन आपने खाया, वहाँ से आपको कोलेजन मिलेगा। ग्लोबुलर यानी कि ग्लोब, गोल गोल स्ट्रक्चर, बॉल जैसा स्ट्रक्चर, ग्लोब, ठीक है। तो ये अल्बुमिन कहाँ मिलता है, अल्बुमिन अंडे में मिलता है, मिल्क में भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम प्लांट की बात करें तो किस टाइप का प्रोटीन हमें प्लांट से मिलता है, प्रोटामीन और ग्लूटामीन। प्रोटामीन जो सॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ठीक है, और ग्लूटामीन जो सॉल्युबल होता है एसिड और अल्कलीस में, ठीक है। ग्लूटामीन्स जो है ज़्यादातर आटे में पाया जाता है, जो ग्लूटेन प्रोटीन जिसको कहा जाता है, ग्लूटामीन और भी तरीके से होता है। थोड़ा सा आपने देखा होगा आटा जब हम गूंथते तो उसमें चिपचिपा आ जाता है, चिपचिपाहट हो जाती है ना, आटा कैसे वो बन जाता है, चिपक कैसे जाता है एक दूसरे में, दैट इज़ ड्यू टू ग्लूटामीन, ठीक है। और प्रोटामीन्स किस में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर करके दालों वगैरह वगैरह में ज़्यादा होगा, सॉल्युबल इन अल्कोहल होता है, ठीक है, प्रोटामीन। फिर हम बेसिस स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं कि सिंपल, कंपाउंड, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड, 3 है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है, जब हम उसको प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमाइनो एसिड निकलेगा, ठीक है। कंपाउंड यानी कि जिसमें जो भी प्रोटीन है वो किसी दूसरे नॉन प्रोटीन कंपाउंड के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने पहले बात करी थी ना कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकता है दूसरे किसी कंपाउंड के साथ में जुड़ करके, जैसे सल्फर के साथ में जुड़ गया, या प्रोटीन लिपिड के साथ में जुड़ गया तो लिपोप्रोटीन बन गया, ठीक है, इस तरीके से। प्रोटीन आयरन के साथ में जुड़ गया तो हीमोग्लोबिन बन गया। तो ये कंपाउंड या कॉन्जुगेट जो है स्ट्रक्चर प्रोटीन का, ये तब बनता है जब प्रोटीन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में जुड़ जाता है जो कि नॉन प्रोटीनियस है, ठीक है। सिंपल में क्या हो रहा था, अमाइनो एसिड जुड़ रहे थे सारे, अमाइनो एसिड की चेन थी, सिंपल सिंपल लंबी लंबी, उसको तोड़ेंगे तो सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेगा, ठीक है। बट अगर कंपाउंड या कॉन्जुगेट तोड़ेंगे तो एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलेगा अमाइनो एसिड के साथ में। सल्फर इज नॉट अ प्रोटीन, राइट, आयरन इज नॉट अ प्रोटीन, इट इज़ अ मिनरल, ठीक है, इस तरीके से। और डिराइव्ड क्या होता है, डिराइव्ड होता है जब प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ एसिड, अल्कली, हीट और एंजाइम्स और नेटिव प्रोटीन। मतलब कि नॉर्मल प्रोटीन की जो चेन है उसमें अगर उसके ऊपर अगर एसिड काम कर रहा है, अल्कली, हीट, एंजाइम काम कर रहे हैं तो हमको छोटी छोटी चेन मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, इस तरीके से। तो डिराइव्ड ज़्यादातर आप देखेंगे कि एनिमल और ह्यूमंस के अंदर मिलेगा डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स छोटी छोटी चेन होती है प्रोटीन की, ये डिराइव्ड से बनती है, डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, सॉरी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल और प्लांट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, कहाँ से प्रोटीन आ रहा है, इसलिए इसको ऐसे डिवाइड किया गया है। और दूसरी जगह दूसरा क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है।
अब हम डाइटरी सोर्सेस समझते हैं प्रोटीन के क्या क्या होते हैं। ये भी सेम वैसा ही है जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा था, जैसे मैंने बताया था सोर्सेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो गया, वैसे ही सोर्सेस के बेसिस पर हमको यहाँ पर मतलब सोर्सेज पता चलते हैं हमको यहाँ पर प्रोटीन के, ठीक है। एनिमल फूड सोर्स होता है, प्लांट फूड सोर्स होता है। कहाँ से मिलेगा प्रोटीन? दो ही जगह से मिलता है, या तो एनिमल से या प्लांट से, सीधी सी बात है। एनिमल फूड जहाँ पर हमको अच्छा क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, एग, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, पोल्ट्री, ऑर्गन मीट, ये हो गया सारे एनिमल सोर्सेज। जो नॉन वेज होते हैं वो ज़्यादातर, नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं वो ज़्यादातर एनिमल फूड सोर्स लेते हैं प्रोटीन का, फ़िश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। और प्लांट बेस्ड पे क्या क्या आ जाता है? प्लांट बेस्ड में सीरियल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कुछ कुछ अमाउंट में कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें प्रेजेंट होता है, वेजिटेबल्स में वैसे काफ़ी कम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दालों में, सोयाबीन में, इस तरीके से प्रोडक्ट में अच्छा प्रोटीन होता है, 43% तक प्रोटीन होता है, ठीक है। सोया मिल्क, टेक्सचर्ड वेजिटेबल प्रोटीन्स, नट्स, ऑयल सीड, ग्राउंड नट्स, जिंजरली सीड्स, ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है इंडियन डाइट के अंदर। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको कहाँ से मिलेगा? उसको प्लांट सोर्स से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। फंक्शन समझते हैं प्रोटीन का क्या होता है। 3 तरीके के फंक्शन बताए गए हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब जब हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें एनर्जी का फंक्शन सबसे ऊपर था, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो 3 तरीके के अलग अलग यहाँ पर फंक्शंस हमें मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शन जो है इसमें ग्रोथ और मेंटेनेंस आ जाता है, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं उनको ग्रोइंग एज होती है उनकी, ठीक है। तो छोटे से बड़े होने के लिए आपके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, यहाँ पर प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब क्या? मेंटेनेंस यहाँ पर का मतलब है कि इन केस अगर किसी का जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बर्न्स जल जाता है, ठीक है, सर्जरी होती है अगर किसी की, अगर इंसिजन किया गया है, काटा गया है ना, तो उस टाइम पर भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं उस पेशेंट को, क्योंकि कि उसके सेल्स जो हैं जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वो वापस कैसे बनेंगे? वो ऐसे ही बनेंगे, प्रोटीन से ही बनेंगे, सेल्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, राइट। रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि अब मेंटेनेंस और ग्रोथ हो गया, अब आपके बॉडी के अंदर जितने भी जो काम हो रहा है, जो फंक्शंस हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ में आयरन बाइंड होता है तो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन कैरी करते हैं टिश्यूज़ तक। हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो क्या बोलते हैं हम? खून की कमी हो जाना, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन वाटर बैलेंस, प्लाज्मा प्रोटीन वाटर बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, कितना पानी होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में घुस आता है, आपको कोई डिजीज़ हो जाए जिसकी वजह से, उससे लड़ने का काम करती है, उसे एलिमिनेट करने का काम करती है। एंजाइम्स जितने होते हैं वो सब और कुछ हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंसुलिन आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन एक तरीके का हार्मोन है जो कि प्रोटीन है, तो इंसुलिन ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा ये, ठीक है। हार्मोन इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, एंजाइम एक्ट एज स्पेसिफिक कैटलिस्ट टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी। सम अमाइनो एसिड्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ अमाइनो एसिड्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ट्रिप्टोफैन सर्व्स एज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन, ठीक है। नियासिन अगर आप लेते हैं, नियासिन इज़ विटामिन B3, तो विटामिन B3 अगर आप डाइट में लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन लेना ज़रूरी होता है, नहीं तो नियासिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स विटामिन है, B कॉम्प्लेक्स। अमाइनो एसिड टायरोसिन इस इन कॉम्बिनेशन विद आयोडीन फॉर्म्स द हार्मोन थायरॉक्सिन, तो अमाइनो एसिड टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है, आयोडीन के साथ में मिलकर हार्मोन थायरॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर टायरोसिन नहीं होगा तो सिर्फ अकेला आयोडीन क्या काम करेगा? कुछ नहीं कर सकता, थायरॉक्सिन नहीं बना सकता। थायरॉक्सिन क्या करता है? आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। देन आता है एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया एनर्जी लास्ट इसीलिए क्योंकि प्रोटीन इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट स्टिल प्रोटीन से भी एनर्जी प्रोवाइड होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो प्रोटीन ही आता है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है,
ठीक है, नया ग्लूकोज बनता है जिसको तोड़ करके. व्हेन ब्रोकन डाउन इन द बॉडी, इफ द डाइट डज नॉट सप्लाई एडिक्वेट कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, द प्रोटीन from the diet will be oxidized to meet the energy needs of the body. Protein is used by the body as a source of energy only when no other source of energy is available. मतलब प्रोटीन सबसे लास्ट में आता है. पहले हमारी बॉडी जाती है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंडरी फैट के पास जाती है, फैट भी अगर खत्म हो जाता है फिर प्रोटीन के पास जाती है. ठीक है. अब हम समझते हैं कि डेफिशिएंसी से क्या होगा. प्रोटीन अगर आपकी डाइट में एडिक्वेट नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या होता है. ठीक है. सबसे पहले प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. तो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर एनर्जी लैक करती है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं होते हैं. ठीक है. तो उसे कहा जाता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. ना प्रोटीन है ना एनर्जी है, बाकी के माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन B12, सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स एंड ऑल कुछ भी नहीं है उसकी बॉडी में, सब खत्म हो गया धीरे धीरे करके. ठीक है. तो वो कंडीशन कहलाती है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन. ये माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर तक जाती है. ठीक है. इसको ग्रेडिंग दी गई है कि माइल्ड PM है, मॉडरेट PM है या सीवियर PM है. In developing countries, it affects children who are not provided with calories and proteins. Developing countries में ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है जिन बच्चों को कैलोरी और प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलता खाने में. डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादातर ओल्डर जनरेशन में होता है. ठीक है. क्लासिफिकेशन दो तरीके के हैं, एक प्राइमरी PM है, एक सेकेंडरी PM है. प्राइमरी PM यानी कि सबसे पहला या यहाँ पर प्रोटीन जो है या एनर्जी जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी. सेकेंडरी इज़ किसी दूसरे अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी. ठीक है. तो प्राइमरी PM समझते हैं पहले. यहाँ पर मैंने दो नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि क्वाशियोरकर लिखा है और मैरस्मस लिखा हुआ है. ठीक है. ये प्राइमरी PM प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन दो होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें अच्छे से. इसके बारे में और रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. क्वाशियोरकर क्या होता है? क्वाशियोरकर एक ऐसा डिजीज़ है जहाँ पर ये ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है. जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, किसी भी तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता. उनको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है. ठीक है. बहुत छोटे से इन्फेंट होते हैं तब से प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है. तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं उन सब की कमी होने लगती है. ठीक है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अंडर डेवलप्ड होता है बच्चा, उसका दिमाग भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, उसके बॉडी पार्ट्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसके और भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं. ठीक है. और स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है बच्चे का, उसके हाथ, पैर, सर बहुत सब छोटा छोटा सा लगता है, बट उसका पेट जो है वो पूरा फूल जाता है इस तरीके से. ओके. देन आता है मैरस्मस. मैरस्मस कंडीशन में ये पूरी तरीके से, मैरस्मस इज एक्चुअली कुपोषण, कुपोषण जिसको हम बोलते हैं ना. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है उसको बॉडी में, सब कुछ ठीक है लेकिन प्रोटीन नहीं है. तो बिल्कुल ही पतला दुबला सा बच्चा, बिल्कुल उसके स्किन से आपको हड्डी दिखेगी. ठीक है. इस तरीके से. तो ये कहलाता है मैरस्मस. यहाँ पर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है स्पेसिफिकली मैरस्मस में. फिर सेकेंडरी PM में क्या होता है, सेकेंडरी PM में जैसे मैंने बताया कि सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही है. तो कॉज ड्यू टू डिसऑर्डर्स इन GI ट्रैक्ट. GI ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, आपके माउथ से लेकर के एनस तक पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं जिसको, दैट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. और अगर इस ट्रैक्ट में डिसऑर्डर है, कोई न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर उसको क्वाशियोरकर मैरस्मस होना ही है. ठीक है. तो ये PM किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कि इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है. इट कैन बी कॉज ड्यू टू इन्फेक्शन. ये कैसे हो सकता है, ये डिसऑर्डर कैसे हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, ट्रॉमा, बर्न्स, अदर क्रिटिकल इलनेसेस, कुछ भी. ट्रॉमा यानी कि एक्सीडेंट की वजह से, मान लीजिए किसी के इस तरीके से कुछ एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी GI ट्रैक्ट पर इन्फेक्शन हो गया या GI ट्रैक्ट खराब हो गया है. ठीक है. कुछ लोग होते हैं बहुत सारे जो सुसाइड करने के लिए पी लेते हैं कुछ, जैसे कि फिनाइल पी लिया,
कुछ किसी कोई पॉइजन पी लिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो ख़राब हो गया अंदर से, है ना, तो ये कहलाता है ट्रॉमा। और इसकी वजह से फिर उनको बाकी आगे भी अगर वो खाना खाते हैं प्रॉपर तो उसके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में उन्हें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बर्न्स हो गया और कोई क्रिटिकल इलनेस होती है जिसकी वजह से हो सकता है। एपेटाइट, इट डिक्रीजेज एपेटाइट एंड इम्पेयर्स न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ब्लड में मिल नहीं पाता और जो उसका फंक्शन है वो नहीं कर पाता, ठीक है। एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है ऐसी कंडीशन में, लोग प्रॉपर खा भी नहीं पाते हैं। अब हम देखते हैं कि आरडीए क्या कहता है, इंडियन स्पेसिफिकली आरडीए कहता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बताया, इस लेक्चर में मैं आपको प्रोटीन का बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कैटेगराइजेशन है जैसे पहले था और पूरे आरडीए में इसी तरीके का कैटेगराइजेशन है, ठीक है। मेन, सीडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर, सभी को प्रोटीन कितना लेना है ग्राम पर डे, 54 ग्राम पर डे लेना है, ठीक है। वुमेन, सीडेंट्री, मॉडरेट, हैवी वर्कर के लिए 45.7 ग्राम पर डे है। और प्रेगनेंसी में 45.7 प्लस सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ जाता है 9.5 और थर्ड ट्राइमेस्टर में और बढ़ जाता है +22। मतलब ये जो ऑलरेडी है वुमेन के लिए उसमें और प्लस करना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको अपना फीटस जो है, बेबी जो है, उसको नरिशमेंट के लिए और प्रोटीन चाहिए, उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर प्रोटीन चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर अमाउंट जो है वो बढ़ाया जाता है, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड में अगर कोई मदर अपने बेबी को लैक्टेशन ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो 0 to 6 मंथ्स में उसको वही सेम 45.7 प्लस और उसमें जोड़ करके 16.9 ग्राम प्रोटीन ऐड करके लेना है। और 7 to 12 मंथ्स तक प्लस 13.2 लेना है, ठीक है। इन्फेंट यानी कि बहुत छोटा बच्चा जो है, अभी अभी जो पैदा हुआ है, तो 0 to 6 मंथ को 88.1 चाहिए, जो कि उसको यहाँ पर लैक्टेशन से मिल जाएगा, ठीक है। इतना प्रोटीन मदर मिल्क से मिल जाता है उसको, बच्चे को मिल जाएगा अपनी मम्मी से, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है। फिर 7 to 12 मंथ्स में 10.2 देना पड़ता है, ठीक है। मतलब जब वो वीनिंग डाइट पे आता है तो वीनिंग डाइट से मिलता है इतना 10.5 ग्राम पर डे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 1 साल के हो चुके हैं, ठीक है, 11.3 डाइट से मिलता है। फिर धीरे धीरे करके बढ़ता है, 4 से 6 ईयर्स पर आता है तो 15.9 हो जाता है। 7 to 9 ईयर्स का अगर कोई बच्चा है तो उसे 23.3 देते हैं। 10 to 12 ईयर्स का अगर है तो 31.8 आ जाएगा, अगर लड़की है तो 32.8 आ जाएगा, ओके। अगर लड़का है 13 से 15 ईयर्स का तो 44.9 हो जाएगा, और लड़की है तो 43.9 ग्राम पर डे हो जाएगा। फिर बॉयज़ 16 to 18 एज पे 55.4 है और गर्ल्स के लिए 46.2 है, ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स 16 से 18 ईयर्स की एज में ज़्यादा दिया गया है यहाँ पर प्रोटीन, बिकॉज दिस इज़ द एज व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज़ हिट प्यूबर्टी मोस्ट, ठीक है, एकदम से ग्रोथ स्पर्ट होता है, इसीलिए, है ना। मोस्टली हम ज़्यादातर कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि प्रोटीन को 1 पर केजी बॉडी वेट से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर कोई बंदा है जिसका वेट जो है वो मान लीजिए 65 है तो 65 ग्राम पर डे उसको बॉडी वेट दिया जाता है, हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। IBW के अकॉर्डिंग, मतलब एक्चुअली नॉट उसके पर्टिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, IBW के अकॉर्डिंग दिया जाता है। बट दिस इज़ एक्चुअली जस्ट फॉर रेफरेंस। अब छोटे बच्चे का हाइट और वेट तो हम नहीं वो कर सकते ना। मान लीजिए कोई 1 से 3 साल तक का बच्चा है तो उसका हाइट वेट निकाल करके अगर आप मानोगे कि उसका वेट अगर मान लीजिए कि 5 किलो है तो हम 5 ग्राम प्रोटीन नहीं दे सकते, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। दैट इज़ बिकॉज ही और शी इज़ इन ग्रोइंग एज ना, दे आर इन ग्रोइंग एज। तो यहाँ पर फिर RDA काम आता है, यहाँ से हमें रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी जल्दी से लाने की, ठीक है। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आपसे मिस ना हो जाए। जल्दी से हम कोशिश करेंगे वीडियो लाने की, ठीक है। ड्रॉप योर डाउट्स इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।